नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। बता दें 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के विराजमान होने पर जहां एक तरफ भाजपा तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का कहना है कि चारों मठों के शंकराचार्यों ने राजनेताओं द्वारा राम मंदिर के उद्घाटन कराए जाने पर विरोध जताया है। इस बात पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चुटकुली लेते हुए कहा है कि शंकराचार्य कभी भी भगवान के दर्शन के लिए मना ही नहीं कर सकते, लेकिन कांग्रेस पार्टी त्रेता युग के राक्षसों की तरह तपस्या भंग करने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रभु श्री राम ने ऐसे राक्षसों को सजा देकर मृत्यु लोक पहुंचाया है और कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के भव्य आयोजन में विघ्न डालने का काम कर रही है, अन्यथा भगवान राम इन्हें माफ नहीं करने वाले। शंकराचार्य कभी भगवान के दर्शन के लिए मनाही नहीं कर सकते। उनके सब अनुयायी दर्शन करेंगे। तिथि तय करना शंकराचार्य का अपने पीठ का उनका पक्ष रहता है, कौन सी किस तिथि को वो जाएंगे, उनका स्वरूप है। निमंत्रण देना राम ट्रस्ट का काम था और जरूरी नहीं कि सब लोग जो निमंत्रण उस दिन मिले उसी दिन सब लोग जाए। लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार की बयानबाजी कर रही है, तो मुझे अब ऐसा लगता है कि एक कालखंड होता जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए उस समय राक्षस शक्तियाँ काम करती थी। आज वही भूमिका कांग्रेस की है। और भगवान राम है ना, भगवान राम ने ऐसे जितने राक्षस लोग थे जो ऋषियों के तप को भंग करते थे, उनको सजा दी है, उनको मृत्यु लोक तक पहुँचाया। आज कांग्रेस को चेतना चाहिए। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने ब्राह्मण समाज का दुर्भाग्य बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को बताया है। दरअसल 22 जनवरी को होने जा रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भाजपा और कांग्रेस में जुबानी जंग चल रही है। देश के चारों शंकराचार्यों का प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने का कांग्रेस खुलकर समर्थन कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रामचंद्र की मूर्ति को स्थापित करने को धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गलत ठहरा रही है, जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि महेंद्र भट्ट का यह सौभाग्य है कि वो ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, लेकिन ब्राह्मण कुल का यह दुर्भाग्य है कि महेंद्र भट्ट एक ब्राह्मण है जो शंकराचार्य का सनातन धर्म में पद को नहीं जानते। महेंद्र भट्ट का सौभाग्य है कि वो ब्राह्मण कुल में जन्म उन्होंने लिया और ब्राह्मण समाज का यह दुर्भाग्य है कि उनके कुल में महेंद्र भट्ट जैसा व्यक्ति पैदा हुआ। जो आदमी सनातन धर्म के सबसे बड़े ध्वज, जो सनातन धर्म की 4 नींव हैं, उन नींव को जो गाली दे, जो उनके बताए हुए रास्ते को गलत बताए, जो सनातन धर्म के नियम कानूनों को गलत बताए, वो व्यक्ति कैसे एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, मेरे समझ में नहीं आता। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो व्यवस्था दी, उस व्यवस्था को तोड़ने का काम हमारे महेंद्र भट्ट जी और उनकी पार्टी कर रही है। तो कांग्रेस ने निशाना साधा है, बीजेपी ने भी पलटवार किया है। ऐसे में यह पूरा मामला राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाने को लेकर है, जहां एक तरफ शंकराचार्य को जाने के लिए जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने कई बात कही है, तो दूसरी तरफ करण माहरा ने भी महेंद्र भट्ट पे पलटवार किया है। और ऐसे में ये पूरा माहौल सियासी होते हुए नजर आ रहा है। वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग लगातार देखने को मिल रही है और दोनों पार्टी एक दूसरे पर सियासी तीर छोड़ती हुई नजर आ रही है। महेंद्र भट्ट को ब्राह्मण समाज का दुर्भाग्य बताया है करण माहरा ने। ऐसे में बता दें, इससे पहले करण माहरा और कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए महेंद्र भट्ट ने राक्षस बताया है और ये पूरा माहौल जो है वो काफी ज्यादा राजनीतिकरण में बदलता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर वार पलटवार का सिलसिला दोनों ही पार्टियों के बीच में लगातार जारी है, जहां एक तरफ कांग्रेस ने इस निमंत्रण को ठुकरा दिया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी तब से ही लगातार उनके ऊपर वार करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का लगातार ये प्रश्न उठ रहा है कि आखिर आधे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जा रही है। जो भी यहाँ पे मूल रूप से चीजें हो रही हैं उसको नहीं निभाया जा रहा है, जिसके बाद से कांग्रेस लगातार हमलावर नजर आ रही है। तो कांग्रेस ने निशाना साधा है, करण माहरा ने
जमकर सियासी तीर छोड़े हैं और कहा है कि यहाँ पे काफी ज्यादा दुर्भाग्य है कि महेंद्र भट्ट ब्राह्मण समाज के हैं और ये ब्राह्मण समाज का दुर्भाग्य है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है और इससे पहले बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा था, जिसके बाद से ये पलटवार किया गया है और ये पूरा मामला जो है वो राजनीतिकरण में बदलता हुआ नजर आ रहा है। तुषार हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। तुषार, देखिए, ये प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ पूरा मामला था जो सियासी रंग में रंगते हुए धीरे धीरे नजर आ रहा है। वार पलटवार इस कदर कि कुछ भी सोच समझ की स्थिति अब खत्म हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल 22 जनवरी की जब डेट आई कि प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर की होगी, उसके बाद से ही कांग्रेस इससे नाखुश नज़र आ रही थी और उनकी ये मंशा थी कि इसे राजनीतिक मुद्दा ना बनाए भाजपा, और साथ साथ इसे एक अगर राम मंदिर का उद्घाटन करना है तो इसे एक धार्मिक तौर पर लेके जाए। लेकिन जिस तरह से शंकराचार्यों के जो बयान आए, चारों शंकराचार्यों की, क्योंकि आदि शंकराचार्य जो गुरु सदगुरु थे उन्होंने ही जो सनातन धर्म की नींव रखी थी, जिसके बाद अगर कहा जा सकता है कि जो शंकराचार्य की जो प्रथा थी उसके बाद चलनी शुरू हुई, और जिसके बाद जो 4 मठ है उनके शंकराचार्यों ने ये आरोप लगाए थे कि राजनेताओं से वो नाखुश है कि उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा वो कर रहे हैं, उनके द्वारा नहीं की जा रही है। शंकराचार्य का ये पद बहुत बड़ा होता है, ऐसे में अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ पर भी राजनीति शुरू हो गई है 22 जनवरी को लेकर। प्रदेश अध्यक्ष जो दोनों पार्टी के हैं, भाजपा और कांग्रेस के, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि महेंद्र भट्ट पर सीधा आरोप है कि या फिर उन पर हमलावर होते हुए साफ कहा है कि ब्राह्मण समाज का ये दुर्भाग्य है कि महेंद्र भट्ट उनमें जन्मे हैं, और इस तरह के जो बयानबाजी कर रहे हैं कहीं ना कहीं शंकराचार्य पद की गरिमा वो समझ नहीं पा रहे हैं। वहीं अगर भाजपा जो प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, उनका भी यही कहना है, उन्होंने भी कांग्रेस को राक्षस कुल का बताया है। उन्होंने कहा है कि जब त्रेता युग में जो गुरु है जब वो तपस्या करते थे, ऐसे में जो राक्षस परेशान करने की कोशिश करते थे, उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश करते थे, ऐसे में राम ने जन्म लेकर उन राक्षसों का वध किया था। ऐसे में जो कांग्रेस है वो अब कलयुग में राक्षसों का काम कर रही है। ऐसे में जो सीधे तौर पे जो कांग्रेस को राक्षस तुल्य यहाँ पर गया, तो कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो अब त्रेता युग तक यहाँ पर पहुँच चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो चौंकाने वाली राजनीति यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो वैसे अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो दोनों तरफ से पलटवार देखने को मिल रहा है। जो कांग्रेस ये चाहती है कि जो प्राण प्रतिष्ठा हो वो शंकराचार्य के द्वारा हो, लेकिन भाजपा का जो पहले से ही एजेंडा था कि राम मंदिर बने और साथ साथ 370 और साथ साथ 3 तलाक उनके एजेंडे में पहले से शामिल थे जब से सत्ता में नहीं आई थी, तो वो पूरा करके दिखाया है। और उसके तहत ही अब 2024 का ये मुख्य एजेंडा हमें लग रहा है कि पूरी अगर कहा जा सकता है कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मुख्य एजेंडा राम मंदिर रहने वाला है, और उसी के तहत ये घबराहट ही है कांग्रेस की जो साफ तौर पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल, कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है। एक चीज को लेकर सवाल नहीं खड़े किए गए, बल्कि देखिए निमंत्रण भी ठुकराया गया है और पीएम मोदी के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए उनके द्वारा कराए जा रहे प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी कई सवाल खड़े किए गए हैं, जिसके बाद से ये माहौल जो है वो काफी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह की मैंने पहले भी बोला है कि 22 जनवरी का जब डेट फाइनल हुई कि जिस दिन रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे, 550 सालों का जो वेट किया है सनातन धर्म ने वो पूरा होने जा रहा है। और मैनिफेस्टो में पहले से ही भाजपा का ये था कि राम मंदिर का निर्माण वो करेंगे जब उनकी सरकार आएगी। जरूर जो सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला किया था, सभी से कहा जा सकता सभी पक्षों का इसमें एक दायरे जाने गए थे कि क्या क्या पक्ष के जो सवाल है, साथ साथ पूरी जो कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही ये निर्णय लिया गया है कि राम मंदिर वहाँ पर बनेगा। और भाजपा के जो रूल कहा जा सकता है, जिस तरह से भाजपा सरकार अभी है, तो उन्हीं के जो सरकार में ये संभव हो पाया है कि राम मंदिर अब सनातन धर्म को मिलने जा रहा है, और इसी की खुशी में दीप उत्सव भी मनाए जाएंगे। लेकिन कहा जा सकता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है। कांग्रेस भी ये कह रही है कि क्यों रामनवमी
रामनवमी के दिन, जिस दिन रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, ऐसे में उस दिन क्यों नहीं प्राण प्रतिष्ठा की गई? अभी 22 जनवरी का ही दिन क्यों चुना गया? तो ये सवाल कांग्रेस हमेशा पहले से खड़ा कर रही है क्यों, और नाराज नजर आ रही है कहीं ना कहीं कि 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है वो कहीं ना कहीं भाजपा इसे मुद्दा बनाएगी और जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें जीत अर्जित करेगी। तो कहीं ना कहीं जो घबराहट है कांग्रेस के अंदर जब से नजर आ रही है, जब से 22 जनवरी के दिन ये चुना गया था कि उस दिन रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे, तो कहीं ना कहीं ये बयानबाजी जो नजर आ रही है राजनीतिक, वो इसी का है कि 22 जनवरी अगर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है तो कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा चुनाव का जो भाजपा का रास्ता है वो साफ तौर पर नजर आता है कि वो जीत, प्रचंड जीत की जो की जा रही है, जो लक्ष्य रखा गया है वो पूरा होता हुआ नजर आएगा। जी तो शायद सिर्फ सवाल ये नहीं खड़े किए जा रहे हैं, इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये पूरा का पूरा राजनीतिक स्टैंड है, ये बीजेपी और आरएसएस का ही करवाया हुआ है कार्यक्रम, यानी कि ये एक धार्मिक एंगल से नहीं बल्कि पॉलिटिकल एंगल से देखा जा रहा है कार्यक्रम। देखिए, अगर पहले के ज़माने की बात की जाए, जब 200 या 300 सालों में जब मंदिर बनते थे तो काफ़ी समय लगता था इन मंदिर बनने में। जितने भी पुराने मंदिर हैं, चाहे वो केदारनाथ हो, में 300 से 400 साल लगते थे। ऐसे में जब पहले भूमि पूजन होता था, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की भी पूजन होता था, तो अलग अलग ऐसा तो नहीं कि हर मंदिर जिन्होंने शिलान्यास किया है वो उस मंदिर का लोकार्पण करे। तो ऐसे में जब अलग अलग राजा बदले तो उन्होंने भी जो प्राण प्रतिष्ठा है, साथ साथ अलग अलग जो कार्यक्रम होते हैं, चाहे मंदिर की जब दीवार बनती है तो उसमें भी पूजन किया जाता है पहले, अगर सनातन धर्म में माना जाए तो। ये सब चर्चा जो विद्वान है उनसे ली गई है कि किस तरह से जो प्राण प्रतिष्ठा है वो होगी राम मंदिर में, क्योंकि अगर बात की जाए तो भाजपा भी हिंदू विचारधारा से के साथ रखती है अधिकतम। तो उनकी जो वार्ता थी सबसे पहले जो विराजमान रामलला को किस तरह से करना है वो तमाम जो गुरु है या फिर कहा जाए धर्म गुरु है उनसे वार्ता की, उसके बाद ही ये सारी रणनीति सामने आई है। जी बिल्कुल तुषार, और अभी देखिए जो माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है, इसमें जब अजय राय भी वहां पे पहुंचे थे तब बहुत ज्यादा लोगों द्वारा उनको नकारा भी गया था, और शायद यही कारण है कि जो लगातार ये निमंत्रण ठुकराया जा रहा है इसीलिए ये हो रहा है। मैं आपसे आऊंगी दोबारा आपके पास। हमारे साथ इस वक्त मथुरा दत्त जोशी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष। बहुत स्वागत है सर आपका। जी जी नमस्कार सर, ये जो बयानबाजी चल रही है क्या लगता है, अब ये जो पूरा धार्मिक एंगल था पॉलिटिकल एंगल बनते हुए नजर आ रहा है, कितना सही है? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल एंगल दे रही है। हम तो कह रहे राम शाश्वत हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है और अनादि है, कहीं हमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग तो देखो, हम तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने वहां पर मूर्तियां रखी थी, राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया, विश्व हिंदू परिषद से बातचीत करके जमीन अलॉटमेंट करा के मंदिर का शिलान्यास कराया। अब भाजपा उसका राजनीतिकरण कर रही है, ठीक है, समय करा रहा उनसे, वो उसका राजनीतिक लाभ ले रहे हैं, लिया भी है उन्होंने। आज तक बताइए भाजपा कहीं राम मंदिर आंदोलन में थी? विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, कोई इससे पहले 84 से पहले कोई राम मंदिर में नहीं था। अब भाजपा ने ठीक है राजनीतिक दृष्टिकोण से उसका राजनीतिकरण करके उसका उपयोग किया, उसका फायदा उठाया, आज भी उठा रहे हैं क्योंकि लोकसभा का चुनाव उनको दिख रहा है, उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। ठीक है जोशी जी, हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला भी जुड़ चुके हैं। विपिन जी, ये बयानबाजी कितनी सही है कि सामने वाले पार्टी को राक्षस कह देना? देखिए, ये सब शब्दों का तोड़ मरोड़ करके मीडिया में चलता रहता है। अच्छा। ऐसा बयान प्रदेश अध्यक्ष जी ने कोई इस प्रकार से दिया नहीं। उन्होंने ये कहा है कि जिस प्रकार से त्रेता युग में राम जी के जो हवन होते थे या जो ऋषि मुनि जो तपस्या करते थे, उसमें जिस प्रकार से आसुरी शक्तियां खलल करती थी, जिस प्रकार से गलत शक्तियां वो वहां पर खलल करती थी, तो हमेशा रामचंद्र जी ने उनका प्रतिकार किया है। और आज जिस प्रकार से चीजें हो रही हैं तो देश की जनता देख रही है,
देश की जनता कल भविष्य में ऐसी संज्ञा इन लोगों को न दे, इस प्रकार का बयान था। इसको तोड़ मरोड़ करके किया गया है। लेकिन मैं जिस प्रकार से मथुरा दत्त जोशी जी कह रहे थे कि राजीव गांधी जी ने ताला खुलवा दिया, भाई राजीव गांधी जी ने ताला खुलवा दिया। राजीव गांधी जी ने शाम आते आते अगली सुबह का भी इंतजार नहीं किया और रात को ही कह दिया कि उनसे गलती हो गई। उनसे रात को ही माफी मांग ली कि भाई मुझसे गलती हो गई, मैंने इस प्रकार से काम कर दिया। और न्यायालय का आदेश के अनुसार ताला खुला था। लेकिन देश के इतने बड़े नेता कांग्रेस किस प्रकार से बातें करें, तो देश की जनता ने तब भी देखा है कि किस प्रकार से कांग्रेस ने सब चीजें की हैं। देश की जनता ने 1951 में भी देखा है कि जब सोमनाथ के पुनरुद्धार की बात थी, तब जवाहरलाल नेहरू जी ने तत्कालीन राष्ट्रपति जी को रोकने के लिए पत्र लिखा और कहा कि धर्मनिरपेक्षता का ध्यान रखें। राष्ट्रपति जी को उस कार्यक्रम में जाने से रोकने का काम तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने किया था, वो भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। तो इस प्रकार की बातें कांग्रेस के डीएनए में, मैं कहता हूं, सनातन संस्कृति, सनातन सभ्यता और सनातन धर्म को जहां जहां पर नीचा दिखाने की बात हो, कांग्रेस कभी पीछे नहीं हटती। और आज भी कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के राजनीतिकरण करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी तो सनातनी संस्कृति और पूजा पद्धति पर भरोसा करती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक व्यक्ति ही नहीं, देश का पूरा सनातनी चाहता है कि राम मंदिर बने। 550 साल बाद आज राम जी अयोध्या में विराजमान होंगे। ठीक है, क्यों पेट में दर्द है भाई? जवाब दीजिए। हेलो जी जोशी जी, जवाब दीजिए। जी जी जी, क्या था सवाल? जरा मैं पूरी सुन नहीं पाया। यहाँ पे कैंथोला जी का कहना है कि ये जो ताला कांग्रेस की तरफ से नहीं खुलवाया गया है, अब कांग्रेस निमंत्रण जो टुकरा रही है आप लोग के डीएनए में ही है। ये गलत बात कह रहे हैं। अब मैं ये लोग पढ़े ताला खुलवाने को कल ही कोर्ट में डीएनए इसलिए इस्तेमाल होता है। इनके डीएनए में क्या है यही तो है। हम लोग उचित नहीं चाहूंगा, मैं बहुत आप जानते हैं बहुत। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो देखिए, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जुबानी जंग लगातार जारी है और ऐसे में ये मामला गरमाते हुए काफी ज्यादा नजर आ रहा है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, जिसको लेकर लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। तुषार भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, तुषार का भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जुबानी जंग है और ऐसे में कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। भाजपा के मैनिफेस्टो में हमेशा से राम मंदिर का निर्माण था और उनकी सरकार ने इसे संभव भी किया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद पूरे देश भर के सनातनियों में उमंग जगी। भाजपा ने अपना दिया वचन पूरा किया, जिसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव का यह मुख्य मुद्दा बन चुका है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि हमारी सरकार ने राम मंदिर निर्माण संकल्प के साथ साथ धारा 370 हटाने और 3 तलाक जैसे कानून को खत्म करने का कार्य किया है, जिसका फलस्वरूप आगामी लोकसभा चुनाव में जनता के प्रेम से भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना हुई, भारतीय जनता पार्टी के मूल एजेंडे में राम मंदिर निर्माण हमारा एजेंडा रहा है और धारा 370-35 से हमारा मूल एजेंडे में रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसे पूरा करती है और उसका भी उसी के परिणाम स्वरूप आज भगवान राम का जो हमारा संकल्प था भारतीय जनता पार्टी का, वो पूरा हो रहा है। और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ है, न्यायालय के आदेश पर हुआ है, लेकिन हमारा सपना पूरा हुआ है। हमारा जो एजेंडा था वो हमारा पूरा हुआ है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से उत्साहित संतों ने पीएम मोदी को सनातन शिरोमणि से अलंकृत करने का निर्णय लिया है। बता दें कि संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने इसकी घोषणा की। साथ ही उन्होंने बताया कि सभी संतों को साथ लेकर दिल्ली में मोदी जी को ये सम्मान दिया जाएगा। इसी को लेकर हमारे संवाददाता विकास चौहान ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से खास बातचीत की, सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सनातन को लेकर कि जिस तरह से उनके सहयोग रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए, तो उस पर एक जो संत हैं वो उनका सम्मान करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, वो बताएं किस तरह से आप सम्मान करने जा रहे हैं, क्या वो सम्मान है? प्रणाम नहीं, अभी सम्मान अभी आगे होगा।
अभी 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। उसके बाद हमने पूरे संत समाज से अपील की है, पूरा सनातनी संत जितने संत हैं और जितने सनातनी है सभी एक होकर के दिल्ली के रामलीला मैदान में माननीय प्रधानमंत्री जी को हम चाहते हैं, क्योंकि देखिए हमारा विश्वास कौन है, माननीय प्रधानमंत्री जी। जिस तरह से राम हमारी आस्था है वैसे सनातन की आस्था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते आज हमें राम मंदिर नहीं मिला होता। आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि पिछली सरकार ने राम से ही इनकार किया था। राम कोई वस्तु नहीं है, राम कोई चीज़ ही नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी सोच से, समझ से, सूझबूझ से जो है हमें सनातन को राम सौंपा है। मैं कहूँगा मोदी के राम, सनातन के नाम। अगर आज मोदी जी नहीं होते आज हम जो है लाठियाँ खाते। आज जो हमें कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने फूल बरसाए, बोले जो आप कहाँ जाए, अयोध्या जाए, और आज हम जो अयोध्या जा रहे हैं ये हमारी सरकार की देन है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है। गुरुजी, जो सनातन की तरफ से उन्होंने काम किया है, किसको तुलना मानते हैं, उन्होंने किस तरह का काम किया है? आप देखिए, मैं ये कहूँगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब गुजरात से निकले, हमारे सनातन में एक अलग नियम है। हमारा जो मैथमेटिक्स होता है 1 1 2 होता है, 1 + 1 2 होता है। स्पिरिचुअल में, अध्यात्म में 1 1 11 होते हैं। आपने देखा होगा जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात से निकले 1 1 थे। 1 1 कौन थे? प्रधानमंत्री जी और हमारे शाह जी। 1 1 कितने हो गए? 11। जुड़ते 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 पूरा भारत उनके साथ जुड़ा। आज पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी है, पूरे भारत में सनातन है। इसके लिए बहुत बड़ा मैं समझता हूँ जो भी आज ये इतना पूरा विश्व राम नाम कर रहा है, इसकी देन हमारे प्रधानमंत्री। तो क्या सम्मान रहेगा, किस तरह से उनको क्या उपाधि आप? देखिए, अभी हमें इसके लिए तय करना है, क्योंकि सनातन के जो सम्राट अगर कोई भी कहेगा, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ। कारण उसका ये है, अगर मुझसे लोग पूछते हैं भारत में 3 ही महापुरुष आए तो बहुत कोई करोड़ों आए गए, परंतु जिन्होंने कार्य किया वो 3 व्यक्ति है। प्रथम जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जी, जो साक्षात भगवान शंकर के अवतार थे। नंबर 2 पे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने अमेरिका में ध्वज लहराया, भगवा ध्वज लहराया, और आज माननीय प्रधानमंत्री जी। तो मैं इन तीनों महापुरुषों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आपने सनातन की रक्षा की है, और आज जो पूरा विश्व सनातनमय राम राम कर रहा है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है। तो ये थे अखाड़ा परिषद अध्यक्ष, बता रहे थे कि किस तरह से दिल्ली में प्रधानमंत्री का जो सम्मान होने जा रहा है उनको एक उपाधि संतों की तरफ से दी जाएगी। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।